नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्जाम दिसंबर में और हमें कम टाइम में बहुत अच्छा स्कोर करना है। इसी सेक्शन में आप सबकी सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हमने आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कम टाइम में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना है, और वो भी सीटेट लेवल पे, ताकि आप सारी चीज़ों को आसानी से कर पाएँ। और ये वाला सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी एनवीएस की, केवीएस की, DSSB, सुपर टेट की वैकेंसी हर हाल में 2023 के स्टार्टिंग में ही आ जाएंगी। तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने वातावरण और वंशानुक्रम का जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, तो हम जान चुके थे प्रीवियस क्लास में वंशानुक्रम क्या होता है, मनोवैज्ञानिकों ने क्या बोला, इनकी परिभाषाएं क्या होती, वंशानुक्रम से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट सब डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा हो तो प्रीवियस क्लास में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ना हार होनी चाहिए, ना थकान होनी चाहिए, जीतने के लिए निकले तो बस जीत होनी चाहिए। और हार तब तक नहीं होगी जब तक आप हार मान नहीं लेते। हो सकता है एक बार में आप सफल ना हो, लेकिन हमें फिर प्रयास करना है, और तब तक प्रयास करना है जब तक जीत नहीं जाते। तो आप सारे पॉइंट को नोट जरूर करिएगा, क्योंकि सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वातावरण क्या होता है? वातावरण हम सब सामान्य लैंग्वेज में भी बोलते हैं ना, उसकी तो संगति बहुत खराब है, वहाँ का तो माहौल बहुत बुरा है। तो ये सब क्या है? वातावरण के ही पर्याय हैं। वातावरण को अगर समझने की कोशिश करें, हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही तो वातावरण है। कई बार हम वातावरण को पर्यावरण भी कह देते हैं। अगर आप पर्यावरण के बारे में जानते हैं तो पर्यावरण आपके दो शब्दों से मिलकर बना है। एक आपका परि प्लस आवरण। परि का मतलब क्या होता है, आवरण का मतलब क्या होता है? आवरण का मतलब होता है घेरा, और परि का मतलब क्या होता है? चारों ओर। ये जो चारों ओर का घेरा है, यही आपका पर्यावरण है। इस बीच में आप हैं, आपके आसपास जो भी एक्टिविटी हो रही, कहीं ना कहीं उन सारी एक्टिविटी को तो आपके ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना। हम कहते हैं कि पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, तो यही होता है हमारा वातावरण या पर्यावरण। हमारे चारों ओर का जो आवरण है वही हमारा पर्यावरण है या वातावरण। तो चलिए एक मनोवैज्ञानिक की परिभाषा से डिस्कस करते हैं। एनास्टेसी ने जो पर्यावरण की परिभाषा दी, सबसे बेस्ट परिभाषा है। उन्होंने कहा कि वातावरण में सब कुछ है जो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। हमारे आसपास की जो भी चीजें अगर हमारे जीवन में प्रभाव डाल रही हैं, तो 100% हमारे वातावरण से हैं। हमारे आसपास जो भी चीजें, अब इस टाइम पे आपके स्टडी टेबल के पास देखिए क्या होगा, बुक्स होंगी, आपके और भी चीजें होंगे, आपके पेन होंगे, आपका फैन हो सकता है, या जो कुछ भी है, कहीं ना कहीं तो इन सारी चीजों का आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है ना। आपकी बुक्स हैं, इनसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ के आप स्टडी कर रहे हैं, अच्छे टीचर बनेंगे, जॉब लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें। आपका फ़ोन है, इस सोशल मीडिया का अगर अच्छा यूज कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, इसकी हेल्प से पढ़ाई कर पा रहे हैं। अगर यही सोशल मीडिया का आप गलत यूज कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ और देख रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस रुक रही है। तो ये हम पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव हर चीज का पड़ेगा, हो सकता है सकारात्मक प्रभाव पड़े या नकारात्मक, तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है उसका प्रभाव कैसे। तो एनास्टेसी ने कहा कि वातावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति के जीवन में प्रभाव डालता है। प्रभाव आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव। प्रत्यक्ष प्रभाव डायरेक्ट हम प्रभावित होते हैं, अप्रत्यक्ष प्रभाव में डायरेक्ट तो हम प्रभावित नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर हम पर जरूर पड़ता है। दूसरी परिभाषा आपके जिस्पर्ट ने, जिस्पर्ट की परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एक बार केवीएस के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इन्होंने कहा वातावरण जो किसी वस्तु के चारों ओर से घेरे और उस पर प्रभाव डाले। एनास्टेसी और जिस्पर्ट की परिभाषा में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा शब्दों का अंतर। इन्होंने कहा कि चारों ओर से घेरे भी और उस पर प्रभाव डाले। तो हमारे पास जो भी, अगर हम अच्छी संगत में रहते हैं तो हमारा व्यवहार वैसा हो जाता है, जैसे हमारी हैबिट्स होती वैसे ही हमारा फ्यूचर हो जाता है। तो कहते हैं ना, अच्छी आदतें जल्दी नहीं बनती, लेकिन बुरी आदतें बहुत जल्दी बन जाती हैं। तो इसीलिए हमेशा कहते हैं ना, अच्छी संगत में रहो, अच्छा व्यवहार। तो वातावरण क्या हुआ, समझिए शॉर्ट में, हमारे आसपास को जो कुछ भी अगर हमारे ऊपर प्रभाव डाल रहा है, हो सकता है प्रत्यक्ष प्रभाव डाल रहा होगा, हो सकता है अप्रत्यक्ष प्रभाव, वो सब वातावरण है।
हमारे आसपास जो भी होगा, हमारे मित्र, हमारे पड़ोसी, हमारा स्कूल, रिश्तेदार, हमारे टीचर्स, हमारी भौतिक वस्तुएं, हमारे आसपास का मौसम कैसा है, हमारे यहाँ का वातावरण कैसा है, हमारे यहाँ की जलवायु कैसी है, हमारे यहाँ की वेशभूषा कैसी है, हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है, हमारा रहन सहन कैसा है, हमारी स्थिति कैसी है, ये सारी चीजें हमारा वातावरण है। पॉइंट समझ में आ गया। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि वातावरण के कारक क्या होते हैं। अभी हमने दो चीज तो जानी कि वातावरण होता क्या है। वातावरण होता है हमारे चारों ओर का आवरण। तो लेकिन ये वातावरण डिपेंड कैसे करते हैं, क्या क्या कारण होते हैं। अब हर जगह का वातावरण तो एक जैसा नहीं होता। हमारे घर का ही और पड़ोसी के घर का वातावरण देख लीजिए, अलग होता है कि नहीं होता। तो वातावरण का कोई ना कोई तो कारक होंगे जो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारक होते हैं, सीडीपी में आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ आपको पॉइंट समझने होते हैं। क्योंकि सीटेड तो वैसे भी रट्टा मार नहीं पूछता, यूबीटेड तो फिर भी रट्टा मार क्वेश्चन पूछता है। सीटेड आपके कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर हो सकता है जब आपको चीजों की डीप नॉलेज हो। इसलिए मैं सारी चीजें आपको एग्जाम्पल से रिलेट करके पढ़ा रही हूँ। और आप चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कह रहा है वातावरण का पहला कारक होता है आपका भौतिक कारक, दूसरा होता है सामाजिक कारक, तीसरा होता है आर्थिक कारक, फोर्थ कारक होता है आपका सांस्कृतिक कारक। भौतिक कारक कैसा होता है, आपके यहाँ के जलवायु कैसे, आपके यहाँ के अगर जलवायु गर्म है तो उसका प्रभाव पड़ेगा। आपके यहाँ की जलवायु कैसी है, आपके यहाँ पे वर्षा कैसी होती है, आपका इलाका कैसा है, मैदानी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, इन सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा ना। आपके ईवीएस में एनसीईआरटी का एक चैप्टर है परिवहन, कैसे हम स्कूल जाते हैं। वहाँ पे है कि जैसे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो हर जगह का अलग अलग है। जैसे असम में क्या होता है, बांस के पुल होते हैं। अब बताइए असम में बांस के बने हुए पुल क्यों होते हैं, क्योंकि असम में क्या होता है बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब बहुत ज्यादा बारिश होगी तो अब जरूरी है कि वहां पे पानी भरा रहेगा, तो हमें आवागमन के साधन के लिए हमने बांस के पुल, और वहां पे हमें बांस मिलता भी है तो हमने असम में बांस के पुल बना लिए। जैसे आपके जम्मू कश्मीर में एक सितारा चलती है, एक डल झील पे चलती है, वो नाव होती है, हाउस बोट चलते हैं। अब जैसे राजस्थान में मुख्य रूप से घर कैसे बनाए जाते हैं, गोबर की मिट्टी से लीप के, ऊपर की छतें कैसी होती है, फूस की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि राजस्थान में वैसे ही बहुत गर्मी है। अगर हम राजस्थान में सीमेंट की या उस तरीके की चीजें तो उतनी ठंडक नहीं देगी। गोबर मिट्टी की क्या होती है, ठंडक देती है। तो ये क्या होता है भौतिक कारक, डिपेंड करता है कि जैसे अब हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ी इलाका है तो हमारे यहाँ पे परिवहन के साधन वैसे होंगे। अब मैदानी इलाका है तो वैसे होंगे, दोनों में अंतर होगा ना। तो ये हमारा क्या होता है भौतिक कारक। नेक्स्ट होता है आपका सामाजिक कारक। सामाजिक कारक कैसा होता है, हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है। अगर आपका जन्म एक हिंदू परिवार में हो तो आप आसानी से पूजा सीख सकते हैं, व्रत सीख सकते हैं, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, हिंदू त्योहार आप सीख जाएंगे। अगर आपका जन्म मुस्लिम परिवार में हुआ है तो आप ईद मनाना, बकरीद मनाना, नमाज पढ़ना, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। क्रिश्चियन है तो आप चर्च जाना सीख जाएंगे, उनके सब फेस्टिवल मनाना सीख जाएंगे। सिख है तो वहाँ सीख जाएंगे। वो तो क्या हुआ हमारा सामाजिकरण। दूसरा क्या होता है कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हमें कैसा माहौल मिल रहा है। अगर हमें अच्छा माहौल मिल रहा है जहाँ पे हम सीखने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो हम अच्छा सीख पाएंगे। अगर अच्छा माहौल नहीं मिल रहा है तो हम अच्छा नहीं सीख पाएंगे। तो हमारा सामाजिकरण में कई बार पूछते कौन को आते हैं जहाँ से हमारा सामाजिकरण होता है। पहला सामाजिकरण हमारे परिवार से होता है, फिर हमारा सामाजिकरण होता है हमारे पास पड़ोस से, परिवार से, स्कूल से। ये सब क्या होते हैं सामाजिकरण के कारक होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि सामाजिकरण के साधन कौन से होते हैं, सोशलाइजेशन क्या होता है, सोशलाइजेशन की डिफिनीशन क्या होती है, समाज के नियमों को, मान्यताओं को, इन सबको जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं, चॉर्म्स होते हैं, इन सबको जो ग्रहण करने की प्रक्रिया होती है, यही आपका सोशलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में कैसा होता है कि व्यक्ति गरीब है कि अमीर है, उसके पास धन कैसा है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। कैसे इफेक्ट पड़ता है, अगर दो बच्चे, एक बच्चे का जन्म ऐसे माहौल में हुआ है, उसके पास समस्त संसाधन है, उसको हर सब्जेक्ट के ट्यूशन टीचर लगे, उसकी केयर के लिए भी आया लगी हुई है, उसको स्कूल ले जाने के लिए ड्राइवर लगे, गाड़ी। और एक बच्चा एक ऐसे, उसके पास उसकी माँ भी नहीं है, वो उसको समृद्ध वातावरण ही नहीं मिल रहा है कि वो स्कूल जा सके,
उसको ऐसी चीज़ें ही नहीं उपलब्ध हो रही कि वो पर्याप्त रूप से स्कूल जा सके। बाई चांस स्कूल जा रहा है तो उसको एक एक कॉपी के लिए सोचना पड़ रहा है, लूँ ना लूँ। तो दोनों के जो विकास होगा उसमें अंतर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वातावरण दोनों का अलग है। नेक्स्ट क्या होता है, सांस्कृतिक कारण। हमारे यहाँ का कल्चर कैसा है। अब आपका जन्म एक ऐसे परिवेश में हुआ है तो आपके यहाँ का कल्चर अलग हो सकता है। अब जैसे यूएसए का बच्चा है, उसके यहाँ का कल्चर अलग होगा, तो जैसा कल्चर होगा बच्चा वैसे ही तो ग्रहण करेगा। जो एडॉप्टेशन की प्रक्रिया होगी हमें अपने आसपास से ही तो देखते हैं। अब जैसे एक जनजाति होती है, राजस्थान में पाई जाती है, राजस्थान की जनजाति पाई जाती है, और जैसे फिर संथाल जनजाति है, नागा जनजाति है, बोडो जनजातियां हैं, इन सब की परंपराएं अलग हैं। आप सबकी हो सकता है परंपराएं अलग हो। पहाड़ी लोग किसी फेस्टिवल को अलग तरीके से मनाते हैं, आप किसी अलग तरीके से, क्योंकि उनको क्या हुआ है, कल्चरल ऐसे मिला हुआ है। जैसे सबरीमाला विवाद आया था, सबरीमाला विवाद में बहुत ज़्यादा हुआ था। तो सबरीमाला विवाद में किसने 3 जजों की बेंच बैठी थी। सबरीमाला विवाद क्या था, एक तो सबरीमाला का जो मंदिर है आपका केरल में, उसमें था कि महिलाएं जब मासिक धर्म में पीरियड्स में होती तो महिलाओं के प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बाद में मामला आपके सुप्रीम कोर्ट में गया तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं, महिलाओं की अनुमति नहीं होनी चाहिए प्रवेश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको अनुमति दे दी। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के उस टाइम के कल्चर थे, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को क्या समझा दिया गया था कि पीरियड क्या होता है, पीरियड के टाइम पे व्यक्ति कैसा हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। जबकि आज पता है कि पीरियड्स एक क्या है, साइकिल है, मासिक साइकिल है, और वैज्ञानिक रूप से ऐसा कुछ नहीं है, एक बॉडी की वो है। तो उस टाइम के सांस्कृतिक कारक ऐसे थे, लोगों को समझा दिया गया था कि अपवित्र हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या किया उन्होंने, क्या कि प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन अभी हाल ही में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको कहा है कि सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी प्रवेश कर सकती हैं। नेक्स्ट है आपका वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है, हमने कारक तो जान लिए कि भाई किसी जगह का वातावरण कैसे अलग हो सकता है। अब अलग वातावरण है तो कुछ तो अलग प्रभाव पड़ेगा ना। पहला होता है हमारे शारीरिक अंतर प्रभाव पड़ता है, हमारी लंबाई कैसी होगी, हमारे शरीर का रंग कैसा होगा, वातावरण से भी डिपेंड करता है। जैसे आपके पहाड़ी लोग होते हैं कुछ छोटे होते हैं, मैदानी लोग थोड़े से ज्यादा लंबे होते हैं। आप एक ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो एक ऐसे प्रदेश में जहाँ बहुत गर्मी है, उनके अपेक्षा आपका रंग थोड़ा साफ होगा। ये कैसा अंतर है, शारीरिक अंतर है। दूसरा क्या होता है, व्यक्तित्व पर प्रभाव। आपको ऐसे माहौल पे रखा जा रहा है, आपको समझ संसाधन उपलब्ध हो रहे हैं, तो पर्सनालिटी आपकी अच्छी ग्रूम करेगी, आपका व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होगा। जब आपको उचित वातावरण नहीं मिलेगा तो व्यक्तित्व का विकास होगा नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है मानसिक विकास पर प्रभाव। 2 बच्चे लीजिए, मैं हमेशा आपको कंपैरिजन करके समझाती हूँ ताकि चीजें समझ में आए। एक बच्चे के पेरेंट्स एक बहुत सपोर्टिव है, अच्छे से ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, स्कूल भेजते हैं, सारी जरूरतें पूरा करते हैं। अब एक बच्चा ऐसा है, उसके पेरेंट्स आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, उनका डिवोर्स ही शायद हो सकता चल रहा है, या आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा, बच्चे पे ही नहीं ध्यान दे रहे, वो खुद ही में लड़ रहे हैं। तो उस बच्चे को और इस बच्चे के मानसिक विकास में बहुत अंतर होगा, क्योंकि इस बच्चे को एक स्वस्थ माहौल मिल रहा है, उस बच्चे को उतना स्वस्थ माहौल नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास पर प्रभाव। हम अपने परिवार से जो भी चीजें सामाजिकरण द्वारा सीखते हैं, कहीं ना कहीं तो उससे प्रभाव पड़ता है। जैसे हमारे घर में बच्चों में सिखाया जाता है कि भाई चोरी करना गलत बात है, ईमानदारी बहुत अच्छा गुण होता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सब पे दया करो, सबके साथ अच्छे से बिहेव करो, सबके साथ शेयर करो। अगर परिवार में ये सिखाया जाता है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना, तो हम एक बहुत अच्छे नागरिक बनेंगे। जहाँ पे पेरेंट्स ही झूठ बोल रहे हैं, पेरेंट्स ही आपस में कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो उन बच्चों पे वैसा प्रभाव पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। तो हमने जाना वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव क्या पड़ता है। अब हमें पता होना चाहिए कि एज ए टीचर, एज ए सीटेड एस्पिरेंट आप इस टॉपिक को पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि आप कल टीचर बनने वाले हैं। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है बच्चे के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण का बहुत योगदान होता है। तो एज ए टीचर हमारी जिम्मेदारी है कि हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास में जैसे आपका सीसी आता है, सतत व्यापक मूल्यांकन। हमें बच्चे के दोनों पक्षों का, हो सकता है बच्चे का शैक्षिक पक्ष हो चाहे शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष में क्या होता है, उसका पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीजें आती हैं।
शैक्षिक पक्ष में शैक्षिक पक्ष में उसके पाठ्यक्रम से जुड़ी अन्य गतिविधियाँ, जैसे खेलना बच्चे को हो सकता है पसंद हो, उसे सिंगिंग पसंद हो, उसे पेंटिंग पसंद हो, उसे डांसिंग पसंद हो या कोई दूसरी एक्टिविटी, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्कूल के लर्निंग प्रोग्राम में बहुत अच्छा है, बाकी परफॉर्मेंस में बहुत बुरी। तो टीचर को हमेशा एक सुविधादाता सुगम कर्ता की भूमिका का निर्वाह करना है। और बच्चों को एक समृद्ध वातावरण, एक क्वेश्चन आया था पेडागोजी में, ब्लू रिच प्रिंट। ब्लू रिच प्रिंट का तात्पर्य क्या होता है? ये आपका वैसा हिंदी पेडागोजी को होता है, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो बच्चे को हमें क्या करना है? समृद्ध वातावरण उपलब्ध कराना है। बच्चों को आपको अगर जो भी चीजें सिखानी है तो उसके लिए उसको वैसा ही परिवेश, उसको वैसा ही वातावरण उपलब्ध कराइए। बच्चा स्वयं अपने ज्ञान का निर्माण कर लेता है, आपको सिर्फ उसके ज्ञान के लिए सुविधादाता बनना है, फैसिलिटेटर बनना है, परामर्शदाता बनता है। कुछ एक परिभाषा याद रखिएगा वुडवर्ड की। वुडवर्ड ने कहा था विकास आनुवंशिकता व वातावरण का गुणनफल होता है। विकास में आनुवंशिकता व वातावरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। दोनों में कोई ऐसा नहीं कि 50% ये होता है तो 60% ये होगा, ऐसा नहीं, दोनों का बराबर योगदान होता है, कोई अनुपात निश्चित नहीं होता, लेकिन विकास में दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 46, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो फीमेल का गुणसूत्र होता है XX होता है और पुरुष का XY। इससे जुड़े बाकी सारे पॉइंट तो हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। तो आज आपका वंशानुक्रम व वातावरण का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप इन सारे पॉइंट के क्वेश्चन जरूर लगाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सबके साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि आप सब्सक्राइबर और व्यू का रेशियो देख सकते हैं। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जरूर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।